गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स का पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है, उसका सत्ता क्या है, सत्ता में साझेदारी क्या होता है, सब टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र दो शब्द से बना है। लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब शासन, यानी जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र। परिभाषा क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णय जनता के द्वारा किया जाता है उसे हम लोकतंत्र या जनतंत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी देश की सरकार का निर्णय वहां की जनता के द्वारा किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र यानी जनतंत्र। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए आपको बताते हैं। जैसे मानिए हमने हमारे यहाँ चुनाव हुआ एमपी का, तो हमने किसी पार्टी के जो कैंडिडेट है, जो अच्छे कैंडिडेट है, उसको एमपी के लिए चुना। कितने साल के लिए, 5 वर्ष के लिए। फिर विधानसभा चुनाव हुआ तो हमने एमएलए को चुना। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक, 5 साल के लिए चुना। और जब 5 साल की अवधि में अगर ये काम नहीं करते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वोट के चोट से इसको हटा देते हैं, फिर दूसरे कैंडिडेट को मौका देते हैं। तो यानी सारा पावर किसके हाथ में, जनता के हाथ में है। तो यही क्या है, लोकतंत्र है। आप देखिए क्या, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। देखिए क्या है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। देखिए कैसे, जैसे चुनाव जब होता है तो हम लोग में से ही कोई जनता में से कुछ कोई लोग जो होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। उसको वोट देने का काम कौन करती है, हम सब जनता मिलके ही करते हैं। अगर वो चुनाव जीतने के बाद काम नहीं करता है तो उसको गद्दी से हटा देते हैं, चुनाव हरा देते हैं। तो कौन करती है, सब जनता करती है। यानी लोकतंत्र में चुनाव भी हम ही लोग में से कोई लड़ता है, वोट भी हम ही लोग में से कोई देता है। अगर काम नहीं करता तो हम ही लोग सब मिलकर क्या करते हैं, उसको हटा देते। तो सारा पावर किसके हाथ में हो गया, हम लोग के हाथ में हो गया, यानी जनता के हाथ में हो गया। तो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्या है, शासन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि लोकतंत्र क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं कहां पे कैसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ये सबको हम देखते हैं। लोकतंत्र हम लोगों ने क्या समझा, लोकतंत्र क्या है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। अब देखिए, लोकतंत्र जो है वो 2 प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। अब देखिए प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता सीधे सरकार को चुनती है। जैसे मानिए जनता है, ठीक है, बहुत सारी जनता है, इसमें 2 कोई कैंडिडेट है तो जनता को, जैसे मानिए ए है और बी है, तब जनता बोली कि एक की तरफ जनता को अच्छा लगा कि नहीं ये कैंडिडेट अच्छा है, तो जनता चुन ली डायरेक्ट। ए को चुन ली, बी को नहीं चुनी। तो ये जो डायरेक्ट जनता चुन ली, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, इसमें क्या होती है, जनता सीधे सरकार को चुनती है। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब देखिए क्या है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब तो आप लोग जानिएगा डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष माने इनडायरेक्ट। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इसमें क्या करती है जनता, जैसे जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है, एमपी को, एमएलए को चुनती है, और वो एमपी एमएलए क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जो एमपी जीतते हैं तो उससे क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। बहुत सारे जो एमएलए हैं वो क्या बनाते हैं, मुख्यमंत्री। तो कहने का मतलब है क्या, जो जनता, इसमें क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, प्रतिनिधि क्या करती है, सरकार बनाती है। प्रतिनिधि जैसे हो गया एमपी हो गया, एमएलए हो गया, तो ये सब, इसे हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। परिभाषा की बात की जाए तो प्रत्यक्ष में हम लोगों ने क्या सीखा
किसमें जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि जनता जो है प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। देखिए परिभाषा क्या है, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसा कहाँ है, हमारे देश भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, यूके में। ठीक है, हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे सरकार को चुनती है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता जो है, मतलब जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वे सरकार बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। देखिए सत्ता की साझेदारी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए सत्ता की साझेदारी क्या होता है। सत्ता की साझेदारी समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, समाज के सभी लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। देखिए जैसे मानिए भारत सरकार या बिहार सरकार, ठीक है, कोई भी सरकार जब बनेगा तो देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग का योगदान होता है। जैसे मानिए अब सरकार का जब गठन होगा तो सरकार जैसे मानिए कि मंत्रिमंडल का गठन हुआ या क्या हुआ या टिकट देने की बारी आई तो क्या किया जाता है कि जाति जो होता है वो बहुत फैक्टर होता है। कहने का मतलब है क्या, जैसे मानिए अगर सरकार का गठन होगा तो कुछ यादव जाति के जो कैंडिडेट हैं उनको पद दिया जाएगा, जो कुशवाहा जाति के हैं उसको पद दिया जाएगा, जो पासवान जाति से हैं उसको पद दिया जाएगा, जो ब्राह्मण जाति से हैं उनको पद दिया जाएगा, जो राजपूत जाति से है उनको भी पद दिया जाएगा, जो ठाकुर जाति से है। कहने का मतलब है क्या, सभी जाति सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में क्या हिस्सेदारी देना क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी। जो भूमियार वर्ग के लोग हैं, बनिया वर्ग के लोग हैं, रविदास लोग हैं, मल्लाह लोग हैं इत्यादि, जो बहुत सारे जो जाति के लोग हैं। कहने का मतलब है क्या, जब कोई भी सरकारें बनती है तो विभिन्न जाति के लोगों को क्या किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या मंत्रिमंडल का गठन हो। इसमें सभी जाति के लोगों को ध्यान में रखकर पद दिया जाता है या मंत्री बनाया जाता है, जिससे क्या हो कि जाति का जो संतुलन है वो बना रहे। इसमें क्या होता है, पुरुष का तो हिस्सेदारी होता ही होता है, महिलाओं की भी हिस्सेदारी होती है। तो कहने का मतलब है क्या, सत्ता में सभी वर्गों को लेके चलना है, मतलब सभी वर्गों की भागीदारी देना, ये क्या कहलाता है, समाज के सभी वर्गों के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी क्या कहलाता है, सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, जैसे मानिए जैसे बिहार सरकार में से मंत्री हैं, जैसे जो मुख्यमंत्री जो है वो जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं वो, या भारत सरकार में जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं वो क्या करते हैं, सभी जाति के जो उनके जो सांसद हैं या उनके जो एमएलएज हैं वो सबको क्या करते हैं, मतलब मंत्रिमंडल का जब गठन होता है उस पद जाति के अनुसार भी उनको हिस्सेदारी देते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे सामाजिक भिन्नता क्या है। देखिए सामाजिक भिन्नता क्या है, देखिए सामाजिक भिन्नता क्या है, समाज में विभिन्न जाति धर्म भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं। समाज में क्या होता है, विभिन्न जाति, देखिए यहाँ क्या है, ये हिंदू वर्ग से हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, सिख वर्ग से हैं, ईसाई वर्ग से। तो समाज में क्या है, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न भाषा विभिन्न संस्कृति आदि के लोग रहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक भिन्नता। ठीक है, समाज में विभिन्न जाति विभिन्न धर्म विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विभिन्नता। अब देखिए क्या है सामाजिक विभाजन क्या है भाई, समाज का क्षेत्र जाति धर्म लिंग नस्ल के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। समाज में जाति धर्म लिंग नस्ल के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, विभाजन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन। ठीक है, चलिए सामाजिक विभाजन का आधार देखिए, सामाजिक विभाजन का आधार भाषा के आधार पर देखिए क्या है। जैसे बेल्जियम में जो थे भाषा के आधार पर
डच और फ्रेंच और जर्मन में क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया। तो ये भी एक उदाहरण हो गया। क्षेत्र के आधार पर जो देखिए, जैसे जो क्षेत्र के आधार, जैसे मानिए जो बिहार के लोग हैं वो अलग क्षेत्र में जाते हैं, जैसे हो गया आपका मध्य प्रदेश हो गया, या जैसे महाराष्ट्र हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ भी ये भेदभाव देखा जाता है जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर भी। लिंग के आधार पर क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और किन्नर, ये सब में क्या होता है, तीनों में लिंग के आधार पर क्या हो जाता है, सामाजिक विभाजन को देखा जाता है। उसके बाद क्या है, कल्चर के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, यानी वही रंग रूप के आधार पर। देखिए जैसे अमेरिका में रंग के आधार पर भेदभाव देखा गया, कौन सा रंग के आधार पर, काला गोरे के आधार पर। नीदरलैंड में धर्म के आधार पर भेदभाव देखा गया। कैसे देखा गया, धर्म के आधार पर। ईसाई दो भागों में बट गए, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्ट, ये भेदभाव देखा गया। तो कहने का मतलब है क्या, सामाजिक विभाजन का आधार भाषा भी है, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति और नस्ल। ठीक है। अब देखिए रंग भेद क्या है। रंग भेद क्या है भाई, चमड़ी के रंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव हम लोग क्या कहते हैं, रंग भेद कहते हैं। ऐसा दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग हम भारतीय अर्थात काले लोग के साथ करते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा सामाजिक विभाजन का आधार। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संविधान के कुछ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, इसकी जोर लीजिए आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 19 को। संविधान का अनुच्छेद 19 जिस प्रकार हम लोगों को सीधे रहने के लिए, शरीर को सीधा स्ट्रेट रखने के लिए क्या रीढ़ का हड्डी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार संविधान में अनुच्छेद 19 जो है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है, अनुच्छेद 19 को। अब देखिए अनुच्छेद 19 का पहला भाग क्या, अभिव्यक्ति। यानी अभिव्यक्ति क्या है भाई, अभिव्यक्ति यानी बोलने का। हम मानिए कोई बात बोल रहे हैं, आप कोई बात बोल रहे हैं, तो क्या है, अभिव्यक्ति है, यानी बोलने की आज़ादी है। तो बोलने की आज़ादी हम लोग को कहाँ से मिला, संविधान का अनुच्छेद 19 का पहला भाग से। यानी मानिए किसी कोई भी चीज़ अगर गलत है उसके विरोध में हम बोल रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ हो, तो अगर हम बोलेंगे तो पूछेंगे भी, तो पूछने का भी अधिकार है। तो पूछने का अधिकार यानी हो गया आरटीआई। आरटीआई जो है 2005 में लागू हुआ है। ठीक है, आरटीआई यानी क्या हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी किसी भी चीज़ का जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना पहला क्या है, बोलना, दूसरा क्या जाना, आरटीआई यानी पूछना। ठीक है, अब देखिए क्या है, मौन रहना। जैसे मानिए देश के कोई अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी चीज़, देश के जो गणमान्य लोग हैं या जो महापुरुष अगर वो डेट कर जाते हैं किसी का, तो हम लोग क्या करते हैं, मौन करते हैं। तो मौन करने से वापस तो लौट नहीं आएंगे, लेकिन हम एक अपना एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं कि उनके जाने से हमको मतलब क्या है, क्षति है। मीडिया क्या, देखिए मीडिया क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या है, मीडिया है। मीडिया को फ्री छोड़ दिया गया है, लेकिन हाँ कुछ दायरा है कि इसके अंतर्गत ही आपको रहना है। तो ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा छाप दे या ऐसा कुछ बोले जिससे देश की एकता अखंडता को क्षति पहुंचे, या सुरक्षा को नुकसान हो, या पब्लिक को दिक्कत हो, या मोरल किसी की नैतिकता का ह्रास हो, या कोर्ट की अवहेलना हो, या विदेशी संबंध खराब हो। यानी ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन है बोलने का, मौन रहने का, मीडिया का। अब देखिए पुतला, अब कोई मानिए कोई नेताजी का काम पसंद नहीं आया या उसका हम विरोध कर रहे हैं, तो उसका हम क्या कर देते हैं, पुतला दान कर देते हैं। तो पुतला दान कर देते हैं तो नेताजी का फोटो है ना दान किया या पुतला दान किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि संविधान का अनुच्छेद 19 में जो है हम लोग क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पुतला दान करते हैं। अब देखिए क्या है, हम लोग का देश से और कोई देश से मैच हुआ या कोई भी गेम हुआ, तो हम लोग का देश जीत गया, तो हम लोग क्या खुशी से झंडा पूरा लहरा रहे हैं। तो ये भी क्या है, झंडा लहरा सकते हैं, इससे भी कोई रोक टोक नहीं है। किसके अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग पहले के अनुसार। ठीक है, आप देखिए देखिए कितना अच्छा सजाया गया है। जब हम बोल सकते हैं, देखिए जब हम बोल सकते हैं तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, जब अच्छा बोलेंगे तो अच्छा मीटिंग सभा कर सकते हैं। जब हम अच्छा बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा कर सकते हैं तो बहुत सारे जो लोग आएंगे वो हमसे प्रभावित होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन यानी संगठन भी बना सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, पहले हम बोलेंगे अच्छा तो मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं, हम एसोसिएशन यानी एक संगठन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा क्या है,
संचरण, संचरण मतलब कहीं भी घूम सकते हैं, फ्रीली मूव। हमको मन होगा हम दिल्ली चल जाए, पटना चल जाए, या कहीं जाए घूम सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है कोई। कब तक? जब तो पूरे पैसा रहेगा तब तक, पैसा खत्म तो फिर दिक्कतें ना हो जाएगा, यानी संचरण। अभी उसके बाद क्या है? निवास। कहीं गए हम दिल्ली पंजाब या कहीं गए गए कुछ दिन रहे, निवास करने लगे, तो रहते रहते क्या हुआ, अब वहीं हम एडजस्ट हो गए कि नहीं, अब वहीं काम धंधा वगैरह सेट कर लिए, तो वहीं हम लोग क्या करें, बस गए। तो बस भी सकते हैं, यानी निवास भी कर सकते हैं, बस भी सकते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत है। उसके बाद जब बस गए तो कितना दिन भाड़े रूम में रहेंगे, तो कुछ संपत्ति भी खरीद सकते हैं, तो संपत्ति भी खरीद सकते हैं। बाद में इसको हटा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, संपत्ति ले लिए तो क्या कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, कोई कंपनी में काम कर सकते हैं, या मतलब मेरी तरह पढ़ा सकते हैं, या कोई भी काम जो भी जिससे आपका जीवन यापन हो वो काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, इतना चीज समझ गए हम लोग। देखिए इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार देखिए समझाते हैं आपको क्या। जैसे मानिए, जैसे जब मानिए रेल रेल का पटरी का विकास हुआ, जैसे रेल का पटरी का ऐसे बन रहा है, जैसे एक लाइन से यहाँ रेल पटरी बिछ रहा है, यहाँ पे किसी का घर, यहाँ पे किसी का घर है। अब यहाँ पे आया तो बोला कि ना जब पटरी बिछते आया तो सीधे जाएगा, तो ये घर वाला ना हम ना हटवाई, बोला काहे ना हटवाऊ, तो ये चलते ना हटवाई, हमारे ससुर दर के हमारे तिलक में यार बाप दादा की संपत्ति है, कैसे हम हट जाइए यहाँ से, तो ले अभी हटवे नहीं करेगा तो क्या बोला, पटरी घुमा के ले जाइए। अब घुमा के ले आने में कितना दिक्कत हो रहा है, देखिए घुमा के ले आने में कितना दिक्कत हो रहा था। अब क्या होगा कि अभी विरोध करेगा, विरोध कर चल जाएगा कोर्ट के पास, तो कोर्ट क्या है, कोर्ट के पास जाएगा तो कोर्ट को बताएगा अपना समस्या, तो कोर्ट भी बोला नहीं सही बोल रहा है, इसका संपत्ति है, आप इधर से चेंज करके चलाइए। तो ये सब क्या है, बहुत सारा परेशानी होने लगा। तो उस समय जो थे मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई जो थे एक काम का उसका अच्छा किए, वह संविधान के 44वां संविधान में संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से क्या कर दिए, हटा दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे मानिए अब पटरी बिछ रहा है, या मानिए अब देखते होंगे रोड बन रहा है, तो किसी का घर वहां बीच में पड़ गया तो उसको मुआवजा वगैरह दे दिया, तो मुआवजा देने के बाद क्या हो, सीधा रोड बन जाता था, बन जाने लगा। तो यही चीज था, ठीक है। संविधान अनुच्छेद 19 को हम लोगों ने समझा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या है, सरकार यानी कोई भी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या पब्लिक हो, ठीक है, वो जो है किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हम अलग धर्म के हैं, आप अलग धर्म के हैं, तो इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उसको क्या होगा, सजा मिलेगा। जाति आधारित भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वंश के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, और लिंग के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, जन्म के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि संविधान का अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा तो किया जा सकता है, जैसे कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हेवरी हो गया, आर्मी हो गया। देखिए होता है क्या है, जैसे मानिए बॉर्डर पर युद्ध हो गया, हम लोग देश और अदर कोई देश में युद्ध हो गया, तो हम महिलाओं को तो नहीं भेजा जाएगा, पुरुष को भेजा जाएगा। अब लोग बोले नहीं, यहाँ संविधान में हमको बोला गया है कि किसी प्रकार का लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अब महिला तो उसको भी भेजिए। लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, महिलाओं से स्ट्रांग होते हैं, तो इसीलिए क्या करता है, इसमें क्या है, ये जो है ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जिस कारण पुरुषों को भेजा जाता है युद्ध में, ठीक है। अब देखिए क्या है, आरक्षण क्या है। आरक्षण को लेके बहुत सारा विवाद होता है। देखिए आरक्षण क्या है, समाज में दो तबके के लोग होते हैं, एक जो जिनका जीवन एक स्तर, जिनका स्तर क्या है, ऊंचा है, एक जिनका स्तर नीचा है। तो आरक्षण क्या है, आरक्षण में संविधान कहती है कि जो आगे बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़िए, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, आप आगे बढ़िए, आपको कौन रोका है। लेकिन जो नीचे है उसको भी तो आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तो यही जो आगे बढ़ने का मौका, ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। अब देखिए क्या है, आर्टिकल 17 क्या है। आर्टिकल 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो अक्सर हम देखते हैं कि अभी भी जैसे देखिए छुआछूत तो करना कानूनी अपराध है, लेकिन उस स्थिति में जैसे मानिए कोरोना जब हो गया
तो क्या होता है, उस स्थिति में लोग छुआछूत करता था, तो वो उसको रोका नहीं जा सकता। काहे कि वो फैलने वाला बीमारी है, इसलिए उसमें छुआछूत करना अलग मैटर है। लेकिन ये क्या देखा जाता है कि जाति के आधार पर अभी भी देखिएगा, जो शहर में तो बहुत कम है, लेकिन ग्रामीण इलाका में अभी भी जो छुआछूत है जाति के आधार पर अभी भी है, लेकिन शहर में ये कम देखा जाता है। तो छुआछूत जो है, इस छुआछूत क्या है, गलत है। ये संविधान के अनुच्छेद क्या है, 17 के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ये क्या है, कानूनन अपराध है। तो जो छुआछूत है ये क्या है, कानूनन अपराध है, और इसको 1955 में कानून बनाकर लागू किया गया था, ठीक है। और इसको क्या कर दिया गया, सख्त कर दिया गया, 1989 में सख्त कर दिया गया था। तो कहने का मतलब है क्या, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के आधार पर हम डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, 1970 के दशक से आधुनिक दशक के बीच लोकतंत्र का सफर, 1970 से अभी तक के बीच लोकतंत्र का सफर को हम लोग देखते हैं। देखिए, भारत के राजनीति का बागडोर 1967 में स्वर्ण यानी बड़े जाति के हाथों में था। तो भारत में जो 1970 के दशक में जो थी, 1967 में जो राजनीतिक बागडोर थी, किसके हाथ में था, बड़े जाति के हाथ में था। अब देखिए क्या, मध्यम पिछड़े वर्ग ने कब्जा के लिए संघर्ष किया। जो मध्यम थे, बैकवर्ड थे, वो क्या किए, संघर्ष किए, ठीक है। दोनों जाति के बीच इसलिए बहुत ही विवाद रहा। दोनों जाति के बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच क्या हुआ, ये संघर्ष जो था बहुत ही दिनों तक चला, विवाद रहा। 90 के दशक में राजनीति का झुकाव पिछड़े जाति की ओर आने लगा। 90 के दशक की जो राजनीति थी वो क्या थी, पिछड़े जाति यानी बैकवर्ड के तरफ झुकाव देखने को मिला। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा यानी अभी का जो राजनीति का पलड़ा है, दलित और महादलित के पक्ष में दिखाई देने लगा। तो ये था 1970 से अभी तक के बीच के राजनीति का सफर। इसकी सोच लीजिए आप लोग। 90 के दशक में बिहार की राजनीतिक में, भारत की राजनीति में हम लोग लालू प्रसाद यादव के योगदान को भुला नहीं सकते। लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 को बिहार के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और इन्होंने क्या किया था कि शपथ ग्रहण समारोह जो है उसको राजभवन से निकालकर जनता के बीच यानी गांधी मैदान में किया था। लालू प्रसाद यादव अपने रहते मुसहर, कहार और जो ओबीसी जाति के लोग हैं उनको पहली बार मंच पर लाने का काम किया, क्योंकि ये लोग जो है पहले मंच पर नहीं आते थे, क्योंकि मंच पर बड़ के लोग यानी स्वर्ण जाति के लोग बैठते थे। जो निम्न तबके के लोग थे, मुसहर, कहार, ये सब जो थे ओबीसी बीसी, वो मंच पर बहुत दूर जाके रहते थे। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या किया कि इन लोगों को मंच पर लाने का प्रयास किया। इन लोगों का घर जो होता था, पहले समाज में डिस्क्रिमिनेशन बहुत चलता था, भेदभाव बहुत चलता था। तो इन लोगों का घर जो था दक्षिण की तरफ होता था, क्योंकि हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि जब लोग मरते हैं तो उनके पैरों के दक्षिण की तरफ दिशा करके रखा जाता है। तो इन लोग को छूत समझा जाता था और इन लोगों का बस्ती जो होता था दक्षिण दिशा की यानी दक्षिण टोला कहा जाता था। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या किया कि इन लोगों को मंच पर लाने का प्रयास किया, मंच पर लाया। और जो एक पत्थर तोड़ने वाली भगवतिया देवी है, जिनको विधानसभा टिकट देकर विधानसभा भेजने का काम किया, बाद में गया से लोकसभा का टिकट देकर सांसद बनाने का काम। लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव वाज द फर्स्ट थिंकर अबाउट द पुअर पीजेंट। वे जो थे, जो गरीब लोग हैं, समाज के अंतिम पायदान पर लोग हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, सभी जाति के लोग को सम्मान देने का काम किया है। आज भी हम देख रहे हैं, जो कुछ दिन पहले विधान परिषद का जो चुनाव हुआ था उसमें एक मुन्नी देवी जो कि धोबी जाति से आती है, उनको टिकट देके विधान एमएलसी बनाया। तो कहने का तात्पर्य है कि आज जो हम लोग समाज में जो बैकवर्ड लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान के लोग जो थे, वह आगे बढ़ने का काम किया। इनमें लालू प्रसाद यादव का योगदान जो हमेशा रहेगा। इसके बाद के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।